नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। वर्ल्ड वॉर से लेकर सियासी वॉर तक, राजनीति से लेकर कूटनीति तक, विदेश नीति से लेकर देसी माहौल तक, हर वो खबर जिसका होता है आप पर सीधा असर, इंडिया बोल रहा है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए अंदाज में। हम रखते हैं उन खबरों की पर नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं। आखिर कौन कौन सी आज की बड़ी खबरें हैं वो जरा जान लेते हैं। आज इंडिया बोल रहा है में पहली खबर बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी की, जहां पर कलम की जगह अब नारों की गूंज है। ऐतिहासिक लाल बरादरी पर लगा एक ताला क्या कैंपस की फिजा बदलने वाला है? प्रशासन कहता है कि इमारत जर्जर है, लेकिन छात्र कहते हैं कि ये हमारी आस्था पर चोट है। अब नमाज के लिए उठी आवाजें और जवाब में गूंजता हनुमान चालीसा। आखिर इस धर्म युद्ध का असली सूत्रधार कौन है, ये बड़ा सवाल। सस्पेंस तब और भी ज्यादा गहरा गया जब नमाज वाली जगह पर शुद्धिकरण के लिए गंगा जल छिड़क दिया गया। एक तरफ 13 छात्रों को 50-50 हजार के निजी मुचलके का नोटिस मिला, तो दूसरी तरफ पुलिस की गिरफ्त में जाते छात्र चिल्ला रहे थे, ये शिक्षा का मंदिर है या राजनीति का अखाड़ा? क्या लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना गंगा जमनी तहजीब बचा पाएगी? पूरी खबर दिखाएंगे आगे आपको विस्तार से। दूसरी खबर में आज बात होगी झीलों के शहर भोपाल की। प्यार की आड़ में नफरत का एक ऐसा मॉड्यूल तैयार हो रहा था जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश? चौकी मत इस बार शिकार करने वाला कोई अजनबी नहीं बल्कि दो सगी बहनें थी। पुलिस का दावा है कि ये बहनें एक ऐसे गिरोह की मास्टरमाइंड हैं जो गरीब और मासूम लड़कियों को टारगेट कर रहा था। मोडस ऑपरेंडी और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। पहले पब और होटल में लाइफस्टाइल का लालच, फिर नशीली दवाएं और उसके बाद अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। धर्मांतरण के लिए डाला गया दबाव अब भोपाल पुलिस की फाइलों में दर्ज है। भोपाल का ये लव जिहाद मॉड्यूल तो सिर्फ ट्रेलर भर है। कैसे ये गिरोह काम करता था, इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, एक एक करके चेहरे को करेंगे बेनकाब। आज की जो तीसरी बड़ी खबर है, बात करेंगे ईरान की। तेहरान से आई एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। क्या ईरान का सबसे ताकतवर चेहरा इतिहास बनने जा रहा है? आयतुल्लाह अली खामनेई, 86 साल का वो नेता जिसके इशारे पर पूरा रेजिस्टेंस चलता है। सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ है कि खामनेई खत्म हो चुके हैं। क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या वाकई में ईरान के सुप्रीम लीडर का सूरज ढल चुका है? सस्पेंस तब और ज्यादा गहरा गया जब महीनों से खामनेई को सार्वजनिक तौर पर देखा ही नहीं गया। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की गुप्त बैठकों ने उत्तराधिकार की जंग को और भी ज्यादा हवा दे दी। क्या बेटा मुश्तबा बनेगा अगला वारिस? दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी है। अगर खामनेई नहीं तो आखिर कौन? क्या ईरान में तख्ता पलट होगा या ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का आगाज है? इजराइल और अमेरिका की खुफिया विभाग भी अलर्ट पर है। खामनेई का अंत ईरान के लिए आजादी लाएगा या और भी ज्यादा भयानक तबाही? पूरी खबर आगे विस्तार से। चौथी बड़ी खबर आज बात मैक्सिको की ड्रग लॉर्ड की। दुनिया का वो मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड जिसकी एक आहट से मैक्सिको की धरती कांपती थी, एल मेंचो, जिसे पकड़ना नामुमकिन था, या वो एक लड़की के चक्कर में मारा गया? करोड़ों का इनाम, हजारों की सेना और सबसे आधुनिक हथियार। लेकिन कहते हैं ना कि हर योद्धा की एक कमजोरी जरूर होती है। क्या सिनेवाला कार्टेल के जो दुश्मन थे उनको किसी अपने ने ही हनी ट्रैप में फंसाया? अंडरवर्ल्ड के गलियारों में शोर है कि जिसे अमेरिकी एजेंसियां सालों से ढूंढ नहीं पाई, उसे एक हसीन चेहरे ने मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। क्या यह प्यार था या कार्टेल के अंदर तख्ता पलट की कोई खूनी साजिश? आखिर कौन थी एल मेंचो की गर्लफ्रेंड? कैसे एल मेंचो की घेराबंदी करके एनकाउंटर हुआ? पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। आज की पांचवी बड़ी खबर होगी एआई, ड्रोन और रोबोट से डोर स्टेप डिलीवरी की। जी हां, मिलवाएंगे आपको नए दौर के डिलीवरी पार्टनर से। ना ट्रैफिक का झंझट, ना सिग्नल की चिंता। स्काई एयर के हाईटेक ड्रोन अब 10 किलो तक का भार लेकर गुरुग्राम के आसमान पर कब्जा कर चुके हैं। अरे ड्रोन तो सिर्फ शुरुआत भर है। जैसे ही पार्सल स्मार्ट मेल बॉक्स में गिरता है, वहां से एक ऑटोनोमस एआई रोबोट यानी रोवर कमान संभाल लेता है और ये रोबोट खुद रास्ता ढूंढता हुआ आपके घर पहुंचता है। कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक सुरक्षित ओटीपी और आपका सामान आपके हाथों में।
क्या ये तकनीक इंसानी नौकरियों के लिए भी खतरा है या तरक्की की नई उड़ान? पूरी खबर दिखाएंगे आपको विस्तार से। चलिए करते हैं शुरुआत और बताते हैं आपको आज की पहली खबर। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबर की। जो पहली खबर है, हमारी पहली खबर में बात लखनऊ यूनिवर्सिटी में छिड़ी जंग की। नवाबों के शहर लखनऊ की फिजा में एक बार फिर से मजहबी रार घुल गई है। इस बार विवाद का केंद्र बना है लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक लाल बरादरी परिसर। शिक्षा के मंदिर में इबादत के एक वायरल वीडियो ने ऐसा तूल पकड़ा कि मामला अब हनुमान चालीसा बनाम नमाज तक जा पहुंचा है। आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। जो तस्वीरें सामने आई, ये मामला तब शुरू हुआ जब लखनऊ यूनिवर्सिटी की संरक्षित इमारत लाल बरादरी में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद में हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदू संगठनों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। भारी पुलिस बल की टीम तैनात रही, नोकझोंक हुई। हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, गंगा जल छिड़क दिया, नमाज के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए और छात्रों को पुलिस ने इस दौरान हिरासत में ले लिया। ये दो तस्वीरें, एक तरफ नमाज अदा करने की तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा का पाठ करने की। देखिए, रविवार और मंगलवार ये दो बड़ी तस्वीर इन 3 दिनों के अंदर नजर आई, लेकिन इन 3 दिनों के अंदर यहाँ पर बड़े प्रदर्शन की भी तस्वीर नजर आई। पुलिस को यहाँ पर तैनाती करनी पड़ी बड़े स्तर पर। सबके अपने अपने दावे हैं। एक तरफ जर्जर इमारत को लेकर ये कहा गया कि उसको बंद कर दिया गया है और जैसे ही जर्जर इमारत को सील करने की बात कही गई, बवाल होना शुरू हो गया। आइए आपको अब हम लेकर आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज अदा की गई। ये तस्वीर थी दरअसल रविवार की। लखनऊ में बवाल की एक एक तस्वीर का विश्लेषण करें और आप उसको बखूबी समझें आखिर किस तरह से यहाँ पर हुआ। और यही तस्वीर है जहाँ से दरअसल विवाद की शुरुआत होती है। रविवार को कुछ लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाल बरादरी परिसर में नमाज अदा करने पहुंचते हैं। इसके लिए ना तो उनके पास में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से परमिशन थी और ना ही कोई आधिकारिक अनुमति पत्र था। अब ना कोई परमिशन ना कोई पत्र, लेकिन बेधड़ल्ले यहाँ पर इस रूप में नमाज अदा की गई। आइए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। कैसे आराम से यूनिवर्सिटी की सड़क पर बैठकर बाकायदा इफ्तार पार्टी भी की गई। माना कि रमजान चल रहा है, रमजान का पाक महीना है, मुस्लिम भाई रोजा रखते हैं, लेकिन क्या ऐसे बीच रोड पर बैठकर इफ्तार पार्टी करना उचित है? और आप ये समझिए, ये जो तस्वीर है, पहले नमाज अदा करना, फिर उसके बाद में इफ्तार पार्टी करना, और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीर है। ये किसी मस्जिद की तस्वीर नहीं है, ये किसी मदरसे की तस्वीर नहीं है, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जहां पर सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। सड़क पर इफ्तार पार्टी की तस्वीर आपने देख ली। अब ये तीसरी तस्वीर देखिए, ये मंगलवार की तस्वीर ही है। अब जैसे परसों नमाज अदा हुई तो आज हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर हिंदू संगठनों ने किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से जुड़े लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और मुस्लिम छात्रों द्वारा पढ़ी गई नमाज का विरोध किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर जिस तरह से पहले नमाज अदा की गई थी, यहाँ पर हिंदू संगठनों ने बाकायदा गंगा जल भी छिड़का और अपनी एक तरह से नाराजगी जताई। लाल बरादरी ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि लखनऊ के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन अब ये राजनीति का अखाड़ा बन गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पूरे मामले में अब जांच कमेटी गठित की, लेकिन सवाल ये कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हुई? क्या बाहरी लोग बगैर अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हो सकते हैं या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? अब मंगलवार को एबीवीपी और अन्य हिंदू संगठन मौके पर पहुंचते हैं, यूनिवर्सिटी के गेट पर धावा बोल देते हैं। जब पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो कार्यकर्ता वहीं सड़क पर बैठ गए और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने लग गए। दरअसल ये एक तरह से जवाब था रविवार को जो नमाज अदा की गई उसका। हिंदू संगठनों के प्रदर्शनों की आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। जो अलग अलग तस्वीर आई, ये 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पर जमकर हंगामे की। पुलिस दीवार की तरह खड़ी रही, उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया, जिसके बाद ये सड़क पर बैठ गए, हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाएं,
हिंदू संगठनों ने अंदर जाने की कोशिश की, पुलिस वालों ने और हिंदू संगठनों ने ये कहा जाए कि पूरी जोर आजमाइश की, लेकिन जब वो सफल नहीं हुए, पुलिस के बीच में और हिंदू संगठनों के बीच में धक्का मुक्की हुई। अब तीसरी तस्वीर, हालात बेकाबू होने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा भीड़ को तितर बितर करने के लिए। इसके बाद में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। अब ये चौथी तस्वीर जो है, हिरासत में आक्रोशित एक प्रदर्शनकारी पुलिस वैन के ऊपर चढ़ गया अपनी नाराजगी जताते हुए। तो आज का दिन लखनऊ में काफी हलचल भरा रहा था, खासतौर से बरादरी, इस पूरे कैंपस को लेकर, बरादरी मस्जिद को लेकर। लखनऊ यूनिवर्सिटी का हिस्सा है ये। बताया जाता है कि जिस जगह पर नमाज अड़ने पर ये कुछ मुस्लिम युवा अड़े हुए हैं, वो करीब 200 साल पुरानी ये एक तरह से मस्जिद है। लाल बरादरी लखनऊ की एक संरक्षित ऐतिहासिक विरासत है। ये कोई मस्जिद या मंदिर नहीं है, बल्कि नवाबी दौर की एक ऐसी इमारत है जो पुरातत्व और इतिहास का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि विश्वविद्यालय की सुरक्षा घेरे को तोड़कर कुछ बाहरी तत्व वहां पर नमाज पढ़ने का दुस्साहस आखिर कैसे कर गए? क्या यह महज इबादत थी या सोची समझी रणनीति के तहत एक नई परंपरा थोपने की कोशिश? जब प्रशासन की नाक के नीचे ऐसी गतिविधियां होती हैं, तो शक की सुई उन अधिकारियों की ओर भी घूमती है जो मोटी तनख्वाह लेते हैं, कैंपस की सुरक्षा का ढोंग करते हैं। अब प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर कैंपस में नमाज हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं हो सकती? आपको सुनाते हैं इस पूरे विवाद पर प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया क्या है। हनुमान चालीसा, अगर यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन नमाज पढ़वा सकता है तो हनुमान चालीसा हमें क्यों नहीं पढ़ने? क्या पुलिस ने रोका है भैया? ये बताइए, विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर पुलिस रोक रही है? प्रशासन जब यहाँ इफ्तारी पार्टी और नमाज अदा करने की परमिशन दे सकती है तो हनुमान चालीसा पढ़ने की परमिशन क्यों नहीं दे रही है? और विश्वविद्यालय प्रशासन अगर हमें अच्छे से हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया तो आप ये देख लीजिएगा, मामला इससे भी भव्य करेंगे। हमारी मांग है 22 तारीख को विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र को नमाज पढ़कर अशुद्ध कर दिया था, उसी के विरोध में हम लोगों ने आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया था। लेकिन यह विश्वविद्यालय प्रशासन जो उस दिन फुर्सत हो गया था, आज इन्होंने हम लोगों को जबरदस्ती हनुमान चालीसा पढ़ने दिया, जबरदस्ती उठाया गया। ये वही लोग अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये आगे जाएंगे। हमें रोका गया कि माहौल नहीं खराब होने दिया जाएगा, लेकिन माहौल 22 तारीख को खराब कर दिया गया लखनऊ विश्वविद्यालय का। यहाँ पे नमाज पढ़ाई गई, इफ्तार कराई गई। हम लोग आज तक किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया यहाँ विश्वविद्यालय के। वो सारी चीजें हुई तो माहौल उन्होंने किया तो हम भी करना चाह रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। विश्वविद्यालय है, इसे हम गंगा यमुना तहजीब का उदाहरण बना के रखेंगे और इसे धर्म का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए रोका गया है। पाठ होगा, रोका कैसे गया है? हो चुका है, पाठ हो चुका है। किसी की हैसियत नहीं कि रोक देगा, पाठ हो चुका है भाई। ये सब बच्चे कर चुके हैं, शुद्धिकरण भी कराएंगे इस विश्वविद्यालय का। तो अभी इन दिनों लखनऊ यूनिवर्सिटी का नजारा कुछ जुदा है। आज की हनुमान चालीसा और कल की नमाज, इन दोनों के बीच में फंसी है लखनऊ यूनिवर्सिटी की गरिमा। प्रशासन को सख्त होना होगा ताकि छात्र रणनीति और धर्म के इस घालमेल से शिक्षा प्रभावित ना हो। फिलहाल यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और उसकी तमाम तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी तस्वीरें हैं, किस तरह से जमकर लगातार पिछले कुछ दिनों से स्थिति कुछ अलग नजर आती है। अब देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं किस तरह से छात्रों ने बैरिकेडिंग तक को गिरा दी। पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सख्त पहरा लगाकर रखा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद को बंद करने पर छात्र विरोध जता रहे हैं। प्रशासन ने ऐतिहासिक लाल बरादरी इमारत और उसमें स्थित मस्जिद के गेट को सुरक्षा कारणों से सील किया। ये कहा गया कि जो इमारत का हिस्सा है वो जर्जर हो चुका है। छात्रों ने बैरिकेडिंग को इस दौरान गिरा दिया और इस वीडियो में आप बखूबी देख सकते हैं कि वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन वो नाकाबिल साबित हुए। अब एक तरफ ये भी देखा गया कि कुछ जगहों पर तो पुलिसकर्मियों ने कोशिश भी छोड़ दी उन्हें रोकने की, वो भी वीडियो बनाते हुए नजर आए उन लोगों को रोकने की बजाय। और यही वजह है कि किस तरह से प्रदर्शनकारी अंदर आए और जो यहाँ पर बैरिकेडिंग थी वो बैरिकेडिंग पूरी तरह से उनकी तरफ से ध्वस्त कर दी गई, हटा दी कर दी गई। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ तथाकथित छात्र नेता जोश में आकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं।
देखिए उनके हाथों में यहाँ पर किस तरह से किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के हाथ में कुछ दूसरे औजार। जिस मस्जिद के गेट को लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रबंधन ने बंद किया उसे कुल्हाड़ी मारकर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कल पुलिस इन पर एक्शन लेगी तो ये छाती पीट पीट कर शोषित होने का ड्रामा करेंगे और कहेंगे कि भाई हम बेकसूर हैं, हमारे साथ में इस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। और ये वो इलाका था जहां पर एक तरह से उसे सील करके बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। और सिर्फ यूनिवर्सिटी प्रबंधन का नहीं बल्कि अन्य एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व थी, उनकी तरफ से भी एक्शन लिया गया कि यहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि जर्जर हो चुकी है इमारत। लेकिन आखिर इन लोगों को कौन समझाए, अब हाथों में हथियार लेकर वो वहां पर पहुंच गए उसे तोड़ने के लिए। पुलिस एक्शन की बात जरूर कह रही है। नमाज के जवाब में हिंदू संगठनों के हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना ये स्पष्ट दर्शाता है कि अब एक्शन के रिएक्शन का सिद्धांत कैंपस की सड़कों पर भी लागू हो रहा है। जब प्रशासन अपनी तटस्थता खो देते हैं या मूकदर्शक बन जाते हैं तो धर्म का सहारा लेकर शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू होता है और विश्वविद्यालय के गेट पर बैठकर जय श्री राम के नारे लगाना और चालीसा का पाठ करना प्रशासन के गाल पर एक करारा तमाचा है। ये इस बात का संकेत है कि छात्र और संगठन अब प्रशासन की जांच कमेटी वाले जुमलों पर भरोसा करने को तैयार नहीं। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी मामले में एक क्या क्या एक्शन हुआ, आइए वो भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से एक्शंस लिए गए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी मामले में दरअसल अभी एक्शन हुआ है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाल बरादरी परिसर को सील कर दिया। जर्जर और असुरक्षित बताकर इस हिस्से को सील किया गया। नमाज पढ़ने और विरोध करने के मामले में नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने 13 छात्रों को कानूनी नोटिस जारी किया। इतना ही नहीं बल्कि 500 रुपए का निजी मुचलका भरने का भी आदेश दिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गारंटी देने के आदेश दिए हैं। तो पुलिस ने हिंदू संगठनों के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और तनाव को देखते हुए कैंपस में पुख्ता इंतजाम किए गए। भारी पुलिस बल और पीएसी भी तैनात की गई है। इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा शर्मनाक भूमिका लखनऊ यूनिवर्सिटी की नजर आती है। जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर यहां पर मौजूद साहबों की नींद खुली। हमेशा की तरह जांच कमेटी गठित कर दी गई। भारत के सरकारी तंत्र में कमीशन और कमेटी का मतलब होता है मामले को एक तरह से ठंडे बस्ते में डाल देना। क्या गार्ड सो रहे थे? क्या सीसीटीवी कैमरे सिर्फ दिखावे के लिए लगे थे? क्या प्रॉक्टर ऑफिस सिर्फ छोटे छात्रों को धमकाने के लिए है और कुछ नहीं? इन तीखे सवालों का जवाब देने के बजाय प्रशासन शांति की अपील कर रहा है। शांति तब भंग होती है जब न्याय का गला घोटा जाता है। आखिर ये कौन समझेगा? अब लखनऊ यूनिवर्सिटी में कब कब विवाद हुआ वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि विवाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाता ऐसा लगता है चोली दामन का है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के विवाद समझिए। 1980 से 2004 के बीच में छात्र संघ चुनाव और हिंसा का दौर लगातार देखने को मिला। यूनिवर्सिटी का दरअसल काला दौर ये माना जाता था। कैंपस में आपराधिक राजनीति लगातार हावी होती नजर आई। 1990 के दशक में हॉस्टलों से अवैध हथियार बरामद होते थे। कई छात्र नेताओं की हत्याएं भी इस दौरान हुई। वहीं छात्र संघ चुनाव पर लंबे समय के लिए इसके बाद में रोक लगा दी गई। लेकिन जुलाई 2018 की बात करें, बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है इसे, कुलपति और शिक्षकों पर हमला किया गया था। एडमिशन प्रक्रिया के दौरान यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। बाहरी तत्वों और निष्कासित छात्रों ने बाकायदा यहां पर हमले को अंजाम दिया। यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा। यहां पर इतना ज्यादा तनाव था। अभी कुछ समय पहले एक दलित प्रोफेसर द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर पर टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद जमकर विवाद हुआ। एबीवीपी कार्यकर्ता और प्रोफेसर के बीच में तीखा विवाद हुआ। बात मारपीट तक पहुंच गई। विरोध प्रदर्शन की खबर तक सामने आई। अब इस साल ही जनवरी 2026 में ही छात्रों ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया और भेदभाव का आरोप लगाया। अब ये समझिए कि लखनऊ यूनिवर्सिटी, जिसे कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, आज वो अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए नहीं जाना जा रहा, बल्कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वजह से सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ऐतिहासिक लाल बरादरी में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आना महज एक घटना नहीं, बल्कि उस सुरक्षा तंत्र की विफलता है जो हजारों छात्रों के भविष्य की रखवाली का दावा करते हैं।
इसके जवाब में सड़कों पर हनुमान चालीसा का भी पाठ हो गया और ये साबित करता है कि अब शिक्षण संस्थान शिक्षा के केंद्र कम और वैचारिक युद्ध के अखाड़े ज्यादा बनते हुए नजर आते हैं। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने विवादों के साथ साथ देश की ऐसी प्रतिमाएं भी दी जिन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के शिखर को छुआ। वो कौन कौन है वो भी जरा जान लीजिए, आपको जानना चाहिए। शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की देन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, वो भी यही लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। चंद्रभानु गुप्ता जो कि उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, ब्रिजेश पाठक उत्तर प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री, जस्टिस AS आनंद जो कि भारत के 29वें CGI हैं, यशपाल प्रसिद्ध हिंदी लेखक और स्वतंत्र सेनानी हैं, कैफी आजमी मशहूर उर्दू शायर और गीतकार, कुंवर नारायण ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि, बीरबल साहनी प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री, केसी पंत पूर्व रक्षा मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष। ये वो नामों की फहरिस्त है जिन्हें लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, ये कहा जाए एक तरह से पूरी तरह से जनता को समर्पित किया। और ये वो नामों की फहरिस्त है जो यहीं तक सीमित नहीं हो जाती। इसके बाद में भी कई ऐसे बड़े सितारे हैं जो इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी से निकले हैं। लेकिन वो दौर और आज का दौर अपने आप में एक बहुत बड़ी लकीर को खींच देता है। लखनऊ विश्वविद्यालय का ये हंगामा एक चेतावनी है। अगर शिक्षण संस्थानों को धर्मनिरपेक्ष और अनुशासित नहीं रखा गया तो कल को हर कमरे में इबादत होगी, हर बरामदे में चालीसा होगी, लेकिन क्लासरूम में प्रोफेसर और ज्ञान सब गायब होगा। अब लाल बरादरी की दीवारों ने नवाबों का उत्थान और पतन देखा है। अब वो शिक्षा का मंदिर का पतन भी देख रही है। प्रशासन को चाहिए कि वो जांच के नाम पर लीपापोती बंद करे और उन चेहरों को बेनकाब करे जिन्होंने इस आग को और भी ज्यादा सुलगा दिया। ये वरना लखनऊ की ये चिंगारी पूरे प्रदेश की शैक्षणिक वातावरण को खाक करने की क्षमता रखती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लव जिहाद के एक ऐसे जाल की जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। भोपाल जिसे झीलों की नगरी और तहजीब का मरकज कहा जाता है, आज वहां से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो रूह कपा देने वाली है। ये केवल एक अपराध की कहानी नहीं बल्कि एक संगठित सिंडिकेट की साजिश है जिसने कई युवतियों के अस्तित्व को कुचलने का प्रयास किया। अब मध्य प्रदेश की राजधानी में धर्म परिवर्तन और यौन शोषण का बड़ा सिंडिकेट उजागर हुआ। छत्तीसगढ़ और MP की 2 युवतियों ने भोपाल के बाग सेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनके साथ कई बार रेप किया गया, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। और पुलिस ने हालांकि जब मामला सामने आया तो एक आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया है, लेकिन अभी भी उसके 3 साथी फरार बताए जा रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से समझाती हूँ। मध्य प्रदेश में लव जिहाद का जाल आखिर कैसे बिछाया गया, ये पूरी स्टोरी जब आप जानेंगे तो बड़े हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में धर्म परिवर्तन के बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ। पेशे से ब्यूटिशियन पीड़िता ने रूम पार्टनर आमरीन पर आरोप लगाए। अगस्त 2025 में आमरीन का एक दोस्त बना पीड़िता को अपनी बहन के घर पर लेकर गया था, जो पीड़िता को इस बीच नशीला पदार्थ पिलाया और पहली बार उसके साथ में दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। आमरीन पीड़िता को अपने परिजनों से मिलाने के लिए अब्बास नगर लेकर गई। आमरीन के भाई बिलाल ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाया, यह आरोप है, और नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और बेहोशी की हालत में उसके साथ में फिर से रेप किया गया। आमरीन निजी काम के बहाने पीड़िता को अहमदाबाद लेकर गई थी। यासिर नामक युवक ने पीड़िता के साथ में फिर दरिंदगी की। आमरीन के करीबी चंदन यादव ने भी उसके साथ में रेप किया। पीड़िता को जबरदस्ती छोटे कपड़े पहनाए, अनजान लोगों से मेलजोल बढ़ाने और संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। आरोपियों ने लगातार पीड़िता पर धर्म बदलने का भी दबाव बनाया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की भी धमकी देने का आरोप लगाया। आरोपी आमरीन, आफरीन और चंदन, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। आरोपी बिलाल, चानू और यासिर की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसमें कई और पहलू हैं।
शिकायत के अनुसार इन युवतियों को प्रेम और सहायता के जाल में फंसाया जाता था, लेकिन इसके पीछे का मकसद बेहद डरावना था। उन्हें नशीला पदार्थ देकर उनके साथ बार बार सामूहिक बलात्कार किए गए और ये कृत्य दर्शाता है कि अपराधी केवल शारीरिक शोषण नहीं कर रहे थे, बल्कि वो युवतियों की इच्छा शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते थे। जब कोई अपराधी नशे का सहारा लेता है तो उसका उद्देश्य पीड़ित को पूरी तरह से लाचार बनाना होता है। अब भोपाल के बाग सेवनिया थाने में दर्ज ये मामला इसी पार्श्विक मानसिकता का प्रमाण है। इस मामले का सबसे भयावह पहलू है इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना। भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से धर्म चुनने की आजादी देता है, लेकिन जब निकाह या बलात्कार के माध्यम से धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है तो वो सीधे तौर पर मानव अधिकारों का हनन है। अब लव जिहाद का भोपाल मॉड्यूल क्या है और आखिर इसको लेकर खुलासा क्या हुआ है, आइए वो भी आपको बताते हैं किस तरह का खुलासा हुआ। दरअसल बताया जा रहा है कि लव जिहाद का भोपाल मॉड्यूल अमीर लोगों को दरअसल लड़कियों को सप्लाई किया जाता था। इसमें यह पता चला गरीब लड़कियों को झांसा देकर पहले फंसाया जाता, धर्मांतरण कराने के लिए गैंग से 2 बहनें जुड़ी हुई, यह आरोप नजर आया। उसमें एक और आरोपी था चंदन, वो भी धर्म परिवर्तन करा चुका है। फरार बिलाल चानू पर रेप करने का आरोप है, तो आमरीन आफरीन के भाई बिलाल और चानू बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि इन आरोपियों ने, जिसमें यासिर था, यासिर ने अहमदाबाद में पीड़ित के साथ में रेप भी किया, ये भी बात सामने आई। आमरीन और आफरीन का रिश्तेदार यासिर, जिस पर धर्म परिवर्तन गिरोह की सरगना होने का आरोप है और उसमें ये 2 सगी बहनों की भी बड़ी भूमिका है। ये दोनों सगी बहनें आमरीन और आफरीन फिलहाल अरेस्ट की जा चुकी हैं, लेकिन अभी और भी ऐसी बातें हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। समझिए, जिस तरह से पूरा मॉड्यूल सामने आया, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है। पहले भरोसा जीतो, फिर वीडियो बनाओ या नशीले पदार्थों के जरिए ब्लैकमेल करो और आखिर में पहचान मिटाने के लिए जबरन धर्मांतरण कराओ। ये एक सिंडिकेट इसी ढर्रे पर काम कर रहा था। ये वारदात समाज के लिए एक वेकअप कॉल है। अक्सर ऐसे मामलों को हम व्यक्तिगत अपराध मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन जब इसमें धर्मांतरण या सिंडिकेट जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो ये एक सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। और लड़कियों को बाहर निकलने, काम करने, पढ़ाई करने की आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन उस आज़ादी की रक्षा करना प्रशासन का पहला दायित्व, कर्तव्य है। और यदि राजधानी में ही बेटियां सुरक्षित नहीं और उन्हें नशीली गोलियां खिलाकर मजहब बदलने पर मजबूर किया जा रहा है, नेक्सस चलाया जा रहा है, तो फिर न्याय की उम्मीद आखिर किस जगह पर की जाए। आपको बताते हैं कि आखिर ये लव जिहाद है क्या। दरअसल लव जिहाद एक बहुत विवादास्पद शब्द है। लव जिहाद शब्द की कोई कानूनी परिभाषा तो नहीं, लेकिन प्यार के जाल में फंसा करके धर्म परिवर्तन का खेल खेलना, जनसंख्या में बदलाव करना और धार्मिक विस्तार करना, धार्मिक पहचान छुपाकर हिंदू को टारगेट की कोशिश करना। यूपी, एमपी, गुजरात जैसे कई राज्य हैं जहां पर लव जिहाद पर बाकायदा सख्त कानून भी तैयार किए गए हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के मामलों में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि कानून की जरूरत आन पड़ी। लव जिहाद के खिलाफ कानून तो है, लेकिन इसके बावजूद अपराधी कानून से खेलते हैं। प्रेम निस्वार्थ होता है, कोई शक नहीं, लेकिन जब प्रेम की शुरुआत ही झूठ से हो, झूठा नाम, झूठी पहचान और हाथ में बंधा हुआ कलावा, तो वो प्रेम नहीं बल्कि शिकार है। देश के कई हिस्से, चाहे वो केरल हो, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश, हर जगह से एक ही तरह के मॉड्यूल सामने आते हैं। लड़कियों को पहले भावनात्मक जाल में फंसाया जाता है, फिर उनका अश्लील वीडियो बनाया जाता है या नशीले पदार्थों के जरिए मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और अंततः निकाह की शर्त के रूप में कलमा पढ़ने और धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है। यदि प्रेम सच्चा है तो धर्म बदलने की शर्त आखिर क्यों? क्या ईश्वर की इबादत के तरीके बदलने से प्रेम बढ़ जाता है? क्या ये उस पहचान को मिटाने की कोशिश है जिसे वो युवतियां सदियों से जीती आ रही हैं? आपको बताते हैं कि देश में आखिर धर्मांतरण का जाल किस रूप में फैला है, कहां कहां फैला है धर्मांतरण का जाल और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है। दरअसल खासतौर से अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उसमें नाम है उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात। ये सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश हैं।
उत्तर प्रदेश में 2021 से 2023 के बीच में 427 मामले दर्ज किए गए। 800 से ज्यादा आरोपी गिरफ्त में आए हैं। इसमें बरेली, गोरखपुर, लखनऊ मुख्य केंद्र रहे। अब हालात ऐसे बने जिस तरह से बहुत मामले सामने आए। लव जिहाद विरोधी कानून यहां पर बनाया गया, लागू किया गया और इसके तहत दोषियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अब बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो यहां पर जनजातीय इलाकों में धर्मांतरण के मामले अक्सर सामने आ जाते हैं। वर्ग संघर्ष की स्थिति यहां पर एक बहुत बड़ी वजह है। वहीं छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मध्य प्रदेश 1968 से ही धर्मांतरण विरोधी कानून यहां पर लागू है, लेकिन कुछ जगहों पर बच्चों के धर्मांतरण की साजिश के भी आरोप सामने आए, जो बड़ा हैरान करने का मामला रहता है। कानून 12 राज्यों ने बनाए धर्मांतरण विरोधी कानून और उसे सख्ती से लागू भी किया गया और उसमें प्रावधान सजा का भी सख्त रखा गया ताकि ऐसे धर्मांतरण के मामलों में कमी आए। लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल में हालिया घटना जो हुई, यूपी का छांगुर मामला हो या फिर भोपाल की घटना हो या देश के अन्य बड़े मामले, ये साफ होते जा रहे हैं कि इन कृत्यों के पीछे कोई अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा एक सिंडिकेट काम करता है। इसमें मौलवी, फर्जी दस्तावेज बनाने वाला गिरोह भी शामिल है, जो पीड़ित लड़की को कानूनी और सामाजिक रूप से इतना लाचार बना देते हैं कि उसके पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। अलग अलग जांच एजेंसीज के खुलासों ने संकेत दिए कि इस प्रकार के संगठित धर्मांतरण के पीछे विदेशी फंडिंग और कट्टरपंथी संगठनों का हाथ है। इनका लक्ष्य केवल एक लड़की का धर्म बदलना नहीं होता, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति के तहत डेमोग्राफिक चेंज लाना इनका मुख्य उद्देश्य है। अब ऐसे हालातों को लेकर ही हिंदू धर्मगुरुओं ने अलग अलग मंचों से लोगों से अपील की। क्या कहा है हिंदू धर्मगुरुओं ने, वो भी सुनिए जरा। तो चाहे अनिरुद्धाचार्य हो या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लगातार ऐसे लव जिहाद या फिर ये कहा जाए पहचान छुपाकर लोगों को जो बरगलाते हैं उनसे बचने की उनकी तरफ से हिदायत दी गई। और सिर्फ ये एक या दो नहीं बल्कि कई अलग अलग तरफ से ऐसी ही आवाजें सामने आई। सिर्फ सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, दरअसल समाज को अपनी बेटियों को सजग और सशक्त बनाना होगा। सेक्युलरिज्म के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक सुरक्षा के साथ में समझौता नहीं कर सकते। हमें ये समझना होगा कि टॉलरेंस का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं होता। जब मध्य प्रदेश की राजधानी में बेटियों के साथ में नशीले पदार्थ और रेप के जरिए धर्मांतरण का खेल होता है तो वो व्यवस्था की हार है। अपराधियों में कानून का इतना खौफ होना चाहिए कि वो ऐसी साजिश रचने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आता। क्या खामनेई मर गए? ये सवाल बहुत हैरान करने वाला है। आयतुल्लाह अली खामनेई को लेकर एक सवाल, क्या सच में खामनेई अब नहीं रहे? सोशल मीडिया से लेकर कुछ विदेशी चैनलों तक ये कयास लगाए जा रहे हैं, क्या खामनेई अब इस दुनिया में नहीं है? हालांकि इन दावों में अभी तक क्या कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, ना तो तेहरान से कोई आधिकारिक बयान आया और ना ही ईरानी सरकार मीडिया ने ऐसी किसी खबर की तस्दीक की। हालांकि अमेरिका और इजराइल की ओर से भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है। तो फिर आखिर ये बात सामने आई कहां से? आइए वो भी आपको बता देते हैं। बीते कई दिनों से आयतुल्लाह अली खामनेई उनके सामने ना आने के कारण ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आखिर ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं? इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, वो भी जरा सुनिए। सोशल मीडिया पर ईरान डेली न्यूज ने लिखा है कि खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की एक हमले में मौत हो गई है या फिर हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आखिर इसका आधार क्या है वो तो हम नहीं जानते। लेकिन बीते 2 दिन पहले तेहरान समेत कई जगहों पर ईरान में धमाके हुए, एक साथ कई धमाके हुए, जिसमें ईरान की राजधानी तेहरान दहल उठी। हालांकि उस धमाके में कितना नुकसान हुआ ये खबर भी सामने नहीं आई। धमाकों की जिम्मेदारी भी अभी तक किसी ने नहीं ली। उधर खबर यह है कि खामनेई पिछले 15 दिनों से बंकर में शिफ्ट हैं। उनका बंकर कहां है, खामनेई इस वक्त कहां है, इसका पता किसी को नहीं है।
अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस जगह पर धमाका हुआ उसमें से एक जगह पर शायद खामनेई ही रहे हैं, शायद उसी धमाके में खामनेई मारे गए। आइए आपको इसके पीछे की और कहानी बताते हैं। हाल ही में खबर सामने आई कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर माना जा रहा था। खामनेई के बंकर में जाने के बाद मुश्तबा खामनेई ईरान की स्थिति को संभाल रहे थे। अब माना जा रहा था कि अगर खामनेई को कुछ हो जाता है तो मुश्तबा ही सुप्रीम की कमान संभालेंगे। लेकिन खुफिया रिपोर्ट में मामला सामने आया कि अमेरिकी एजेंसी खामनेई और मोहतजा की हत्या की प्लानिंग में लगे हुए हैं। ट्रंप और उनकी टीम का मानना है कि सिर्फ मौजूदा नेतृत्व को हटाना काफी नहीं होगा, बल्कि उनके पूरे वंश को खत्म करना होगा। और अगर उनके बेटे को छोड़ दिया तो अमेरिका पूरी तरह से ईरान को कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा। अब खुफिया रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद में ईरान ने देश के अस्तित्व को बचाने के लिए एक अनुभवी चेहरे पर दांव लगा दिया। वो चेहरा है अली लारीजानी का। खबरों की माने तो अगर खामनेई को कुछ होता है तो लारीजानी ही वो व्यक्ति होंगे जो ईरान की कमान संभालेंगे। 67 वर्षीय लारीजानी फिलहाल सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं और उन्हें ईरान के सत्ता ढांचे का सबसे भरोसेमंद स्तंभ माना जाता है। अब आखिर अली लारीजानी कौन है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। अली लारीजानी कोई नए नाम नहीं है, बल्कि वो दशकों से ईरान की राजनीति और सुरक्षा के केंद्र में रहे हैं। वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के संस्थापक सदस्य हैं और सरकारी रेडियो टीवी के प्रमुख भी रहे हैं। साल 2008 से 2020 तक संसद के अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका रही। वहीं 2021 में चीन के साथ में 25 साल के रणनीतिक समझौते और रूस के साथ में संबंधों को मजबूत करने में भी उनकी भूमिका अहम रही। द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार आज लारीजानी का दबदबा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से भी ज्यादा माना जाता है। यहाँ तक कि विदेश मंत्री भी अहम फैसलों के लिए राष्ट्रपति के बजाय लारीजानी की ही एक तरह से मंजूरी मांगते हैं। अब खामनेई के मारे जाने के कयासों के बीच एक और कहानी है। इजराइल की एजेंसी मोसाद, अमेरिकी एजेंसी पेंटागन और CIA भी ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं। जहां एक और अमेरिका सैन्य घेराबंदी कर रहा है, दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसीज अंदर खाने काम कर रही हैं। खामनेई कहां है इसके बारे में किसी को पता नहीं। दोनों देशों की एजेंसियां खामनेई का एड्रेस पता करने के लिए लगी हैं और माना जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसीज भी खामनेई की हत्या की प्लानिंग रच रही हैं। तो क्या सुरक्षा एजेंसीज ने ये कारनामा कर दिया? क्योंकि ऐसा ही कारनामा वेनेजुएला में अमेरिकी एजेंसीज ने भी किया था। अब अमेरिका एक और सैन्य घेराबंदी अगर करता है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका सीधे ईरान से पंगा भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर अमेरिका पंगा लेगा तो इसमें उसको भी बड़ा नुकसान होगा और इसीलिए वो इजराइल का सहारा लेगा। अमेरिका इजराइल के साथ साथ ईरान के पड़ोसी देशों को भड़काकर ईरान को परेशान करेगा। ईरान के विद्रोही समूहों के जरिए ईरान में उपद्रव कराने की कोशिश की गई। उधर रजा पहलवी ने भी ईरान को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईरान में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन खामनेई के बारे में जो कयास लगाए जा रखे हैं उसने ये कहा जाए कि उससे किनारा भी नहीं किया जा सकता। देखना होगा ईरान और खामनेई के बारे में आखिर क्या खबरें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन आइए आपको खामनेई की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी बताते हैं कि खामनेई में आखिर कितनी सुरक्षा व्यवस्था तैनात है खामनेई के लिए, किस तरह से उनका सुरक्षा घेरा है। दरअसल आयतुल्लाह अली खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहे जाते हैं, खामनेई की सुरक्षा बहुत ज्यादा चाक चौबंद रहती है, ये भी जानकारी कही जाती है। सुरक्षा में कई लेयर की सिक्योरिटीज हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी वली अम्र पर एक तरह से है, जो कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड यूनिट पर ही उसी का ही एक हिस्सा है। IRGC द्वारा विशेष सुरक्षा बल एक तरह से तैनात किए गए हैं। वहीं अंडरग्राउंड बंकर में सुरक्षा व्यवस्था बाकायदा की गई। जाहिर सी बात है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन मोसाद और अमेरिकी एजेंसीज के लिए ये नामुमकिन भी नहीं है। खैर, खामनेई है या नहीं इसकी पुष्टि ईरान ही करेगा और इसके लिए दुनिया को इंतजार करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अब अगली खबर की। और आइए अब बात करते हैं उस ड्रग माफिया एल मेंचो की, जिसकी मौत के बाद मेक्सिको धधक रहा है। मेक्सिको की धरती ने कई खतरनाक ड्रग माफियाओं को जन्म दिया, चाहे वो एल चापो हो या फिर पैब्लो एस्कोबार। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा था जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी।
नेमेसियो ओसोगुएरा उर्फ एल मेंचो ये कहा जाता है जेलेस्को न्यू जनरेशन कार्टेल का एक मुखिया केवल एक ड्रग तस्कर नहीं था, बल्कि एक समानांतर सरकार चलाता था, लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रग माफियाओं में शुमार रहा है। और इस शख्स की कहानी का अंत जिस मोड़ पर आकर खड़ा हुआ वो ये साबित करता है कि चाहे आप कितने भी बड़े डॉन क्यों ना बन जाएं, आपकी एक कमजोरी आपकी सल्तनत को राख कर सकती है। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे लड़की के चक्कर में ड्रग लॉर्ड मारा गया, एल मेंचो। जी हाँ, लड़की के चक्कर में कैसे मारा गया वो भी समझिए। लड़की का चक्कर और ड्रग्स लॉर्ड का एक तरह से कहा जाए खात्मा। मेक्सिको में रविवार को बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया गया देश के सबसे कुख्यात ड्रग माफिया एल मेंचो को ढेर करने के लिए, और उसमें इस ऑपरेशन में सफलता भी मिली। एल मेंचो की लोकेशन तक पहुंचने में सबसे अहम कड़ी बनी उसकी गर्लफ्रेंड सेना। लंबे समय से उसके नेटवर्क पर तो नजर रखे हुए थी, लेकिन एल मेंचो तक नहीं पहुंच पा रही थी। असली सुराग एक करीबी शख्स की गतिविधियों से मिली। 4 साल पहले ग्वाडालूपे मोरेना का नाम सामने आया था और गुआकामाया लीक में ग्वाडालूपे मोरेना का नाम सामने आया। उसके बाद से ही लगातार नजरें कहीं ना कहीं जांच एजेंसीज की उसी नाम पर, उसी पूरी हलचल पर देखने को मिली। एल मेंचो का जन्म दरअसल एक बेहद गरीब परिवार में हुआ। वो कभी एवोकाडो के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन दौलत और ताकत की हवस उसे जुर्म की दुनिया में ले आई। उसने CGNG नाम का एक ऐसा संगठन बनाया जिसने मेक्सिको की सेना तक को चुनौती दे दी। उसने सैन्य हेलीकॉप्टरों को रॉकेट लॉन्चर से मार गिराया और अपने दुश्मनों को जिंदा जलाने या उन्हें पुलों से लटकाने के लिए कुख्यात हुआ। अपराध की दुनिया का एक पुराना दस्तूर है, जब दुश्मन सामने से वार नहीं कर पाता तो वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है। एल मेंचो के बारे में कहा जाता है कि वो बेहद सुरक्षा घेरे में रहता था। वो कभी एक जगह 2 रातों से ज्यादा नहीं रुकता था, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी उस बनी महिलाएं। आपको मेंचो के उस गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं जिसके कारण उसकी मौत हुई। आखिर कौन है मेंचो की वो गर्लफ्रेंड जो उसके लिए मौत बनकर आई? दरअसल रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों में उसे एल मेंचो की गर्लफ्रेंड बताया गया था। मेंचो की पत्नी रोसालिंदा गोजालेस वेलेंसिया की 2021 में दोबारा गिरफ्तारी हुई। मेंचो की गर्लफ्रेंड का रिश्ता तब चर्चा में आया और लीक दस्तावेजों में मोरेनो कैरेलो का नाम रीजनल कोऑर्डिनेटर्स में दर्ज था। प्लाजा बसेस सेक्शन में उसका नाम दर्ज था, हालांकि उसकी सटीक भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं की गई। संकेत मिला कि वो संगठन की गतिविधियों से पूरी तरह से अनजान भी नहीं थी। तो क्या वो एक तरह से हनी ट्रैप का हिस्सा थी? और जिस तरह से मेंचो को ढेर किया गया, क्या वो भी एक तरह से बड़ी साजिश का ही हिस्सा था? अब मेक्सिको की सबसे खूंखार ड्रग माफिया एल मेंचो की मौत के बाद पूरे मेक्सिको में ऐसी भयावह तस्वीर सामने आई, तबाही मची जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। देखिए 4 तस्वीरें, सड़कों पर गोलीबारी, आगजनी की तस्वीरें, सुरक्षा बलों से झड़प और तबाही के निशान। यह हालात हैं इन दिनों खासतौर से मेक्सिको के। किस तरह से मेक्सिको यहां पर सुलग उठा है, यह अपने आप में तस्वीर को दर्शाता है। मेक्सिको में हिंसा की जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, विद्रोह की, आइए वो आपको एक एक तस्वीर दिखाते हैं, उसका एक एक विश्लेषण करते हैं। आइए ये तस्वीर देखिए जरा, तबाही का मंजर किस रूप में नजर आता है। एल मेंचो की मौत के बाद उसके गुंडों ने जमकर तबाही मचाई, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ तबाही ही तबाही नजर आएगी। यहाँ पर गाड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक है और 1 या 2 नहीं, ऐसी कई जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आती हैं। आपको कुछ और भी तस्वीर दिखाएं, वहां पर भी ऐसा ही हाल है, सिर्फ तबाही का मंजर। एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही हाल, रेलवे स्टेशन का भी यही हाल, मार्केट का भी एक तरह से ऐसा ही हाल यहाँ पर नजर आता है। आइए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं गुरुग्राम की, जिसे भारत की मिलेनियम सिटी कहा जाता है। अब आधिकारिक तौर पर भविष्य का शहर बन गया है। दरअसल सोमवार का दिन भारतीय लॉजिस्टिक्स के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया, जब सेक्टर 102 में देश का पहला पूरी तरह से ऑटोमेटिक फिजिकल AI डिलीवरी नेटवर्क लॉन्च किया गया। गुरुग्राम स्थित अग्रणी ड्रोन कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी द्वारा शुरू की गई ये सेवा अब ये सुनिश्चित करेगी कि आपका पिज्जा,
या दवाइयाँ या फिर किराने का कोई भी सामान अब ट्रैफिक में नहीं फंसेगा, बल्कि वो आसमान को चीरते हुए सीधे आपके दरवाजे पर लैंड करेगा। अभी तक हमने केवल सॉफ्टवेयर एआई जैसे चैट जीपीटी के बारे में सुना, लेकिन फिजिकल एआई वो तकनीक जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में भौतिक रूप से काम करती है। इसमें ड्रोन और रोबोट एक दूसरे से तालमेल बिठाते हैं। फिजिकल एआई नेटवर्क आखिर क्या है, वो भी आपको जानना चाहिए। फिजिकल एआई नेटवर्क क्या है? क्लाउड आधारित कंट्रोल। ये ड्रोन और रोबोट स्काई कनेक्ट जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े होते हैं जो रियल टाइम में नेविगेशन और बाधाओं की निगरानी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये खुद ही नेविगेशन करने में काफी ज्यादा सक्षम है। देखिए जरा, अब ये है इसकी तस्वीर। ये तस्वीर किसी विदेश की नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान की तस्वीर है, गुरुग्राम की तस्वीर है। अब आसमान में उड़ता ड्रोन, उसके हाथ में पार्सल, यानी कि ये कहा जाए कि अब आपको ऑर्डर करना है और उसके बाद में आसमान से ये इस तरह का आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा। जैसे ही स्काईपोर्ट पर ये आसमान में स्काईपोर्ट का ये ड्रोन उड़ता हुआ नजर आया, वहां पर ये कौतूहल का विषय था। लोग इस तस्वीर को देख रहे थे और ये देख रहे थे कि कैसे एक बड़ी तस्वीर बदल रही है, ये कहा जाए कि आगे बढ़ते हुए। और ये मान के चलिए ये भविष्य है और अभी इसकी शुरुआत जिस तरह से गुरुग्राम में हुई, आने वाले वक्त में हो सकता है आपके घर पर भी ऐसा ही कोई ड्रोन आपके ऑर्डर की डिलीवरी करने के लिए पहुंचे। और इसीलिए कहा जाता है कि ये टेक्नोलॉजी का काम है, ये टेक्नोलॉजी का नाम है और किस तरह से हिंदुस्तान भी उसमें अव्वल है, ये तस्वीरें उसका जीता जागता बड़ा सबूत है। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।